नमस्ते नेचर साथियों। जैसा कि अभी प्रीतम जी ने बताया कि सारे हम जो सूत्र के प्रोग्राम यहाँ पे करवाते हैं, उसका मेन मकसद यही रहता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीजों को जाने, जिससे कि हमारे अंदर जो नॉलेज है वही नॉलेज आप भी आगे जन जन तक पहुंचा पाए और उनके प्रश्नों का सही तरीके से उत्तर दे पाए। कुछ जैसे हाँ, आयुर्वेद का जो प्रयोजन ही होता है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण हो, वो तभी पॉसिबल है जब हम अकॉर्डिंग टू जो हमारी दिनचर्या होती है, जो हमारी ऋतुचर्या होती है, वो सीजन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे सर्दियों का सीजन है और आप ठंडे पानी से नहाएंगे या स्वेटर नहीं पहनेंगे तो नो डाउट हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ये जनरल चीजें तो हमें पता होती हैं कि भाई सर्दी का मौसम है तो स्वेटर पहनना है, ठंडी चीजें नहीं खानी है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि सीजनल होती हैं। कुछ लोग कहते हैं मौसम चेंज होता है, मैं बीमार होता ही होता हूँ, या गर्मी का मौसम आता है मुझे एक बार ड्रिप चढ़ती ही चढ़ती है ना। ये कॉमन चीजें होती हैं। तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि आपको पर्टिकुलर सीजन में ये बीमारी हो रही है, तो ये क्यों हो रही है और हम इसे किस तरीके से रोक सकते हैं। तो उसी चीज का प्रिवेंशन के लिए ऋतुचर्या बताई गई है कि किस सीजन में आपका खान पीन किस तरीके से होना चाहिए, आपका डाइजेशन का जो लेवल है वो कितना हो जाता है। तो उसी के हिसाब से हमें अपना फूड भी डिसाइड करना है, उसका जो क्वांटिटी होती है वो भी ऋतुचर्या के अकॉर्डिंग टू सीजन ही डिसाइड की जाती है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जैसे अभी पूरे पिछले 4 सेशन हुए हैं, आपने 4 ऋतुओं के बारे में पढ़ा। तो इसी क्रम में आज मैं आपको शरद ऋतु के बारे में बताऊंगी कि शरद ऋतु में हमारा जो डाइजेशन होता है या किस तरीके से हमें शरद ऋतु में काम करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने अभी बात कर ही ली है कि ऋतुचर्या को फॉलो करना क्यों जरूरी है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि बहुत सिंपल सा फंडामेंटल एक तरीका होता है हेल्दी रहने का। हम आयुर्वेद में कभी ही नहीं कहते हैं कि कोई बीमार हो गया है उसको ठीक करना है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि जो ठीक है उसी को ठीक रखे। जैसे हमारा कंपनी है उसका मोटिव क्या है, वेलनेस। तो वेलनेस वर्ड ही जो आयुर्वेद में स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम है, उसी कॉन्सेप्ट पे वेलनेस है। तो ऋतुचर्या का फॉलो हमें इसीलिए करना है जिससे कि हम अपने वेलनेस को सही से रह पाए, हमारी वेल डिजाइंड हमारे रेजिमेंट्स रहे, हमारी हमारी जो प्रकृति होती है उसके अकॉर्डिंग हमें किस तरीके की हमारे को दिनचर्या रहनी चाहिए, वो सारी चीजें हैं। और सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि सीजनल अप एंड डाउन्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए वो हमें पता रहे, है ना। सीजन चेंज के अकॉर्डिंग जो हमारे शरीर में त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ है, उसमें कौन सा दोष किस टाइम पे बढ़ रहा है, किस टाइम पे इकट्ठा हो रहा है, उसको हमें जानना चाहिए। जिससे कि हमारा हेल्थ है, स्ट्रेंथ है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो इम्प्रूव रहे। इसीलिए हमें ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट। तो आयुर्वेद में दो चीजें अभी हमने बात कर लिया, ऋतुचर्या है, दिनचर्या है, जो कि आपको सारी डिजीज से बचाएगी और हमारा बहुत सारा टाइम, है ना। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमें हॉस्पिटल्स जाना पड़ता है, हमें अपना काम जो होता है, वर्किंग है, उससे छुट्टी लेनी पड़ती है। तो वो सारा जो हमारा टाइम है वो सेव हो जाता है और हम जो हमारा काम का फोकस है हम उस चीज पे सही तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि जैसे अभी पहले सेशंस में आपने देख लिया होगा, सभी ने विशेषज्ञों ने बताया होगा, मैं बहुत थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए इसको चलती हूँ कि आयुर्वेद में जो एक साल होता है उसको 6 सीजन्स में बांटा गया है ना। 12 महीने हैं, 12 महीने के 6 सीजन किए गए हैं और हर सीजन के अकॉर्डिंग 2 महीने किए हुए हैं। ठीक है। तो 2-2 महीने एक सीजन की करके 12 महीने हो गए हैं। अब सीजन 6 है, इन सीजन को भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। जैसे अभी हमने मकर संक्रांति का देखा था, तो मकर संक्रांति के साथ ही हम कहते हैं ना उत्तरायण में चले गए हैं सूर्य भगवान, दैट इज उत्तरायण। और इसी तरीके से दक्षिण में जाते हैं, उसी को हम दक्षिणायन कहते हैं। नेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि उत्तरायण काल किस तरीके से इम्पोर्टेंट है और दक्षिणायन जो है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट रहता है। तो उत्तरायण जो होता है ना, ये सारी बुक्स में लिखी हुई चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। हम सब लोग इन चीजों को फील भी करते हैं अपनी डेली रूटीन की लाइफ में। तो आप उस चीज से कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए कि जो बताया जा रहा है ऐसा ही है या नहीं है, क्योंकि हम इसी देश में रह रहे हैं, इसी दुनिया में रह रहे हैं, सीजन्स चेंज होते हैं।
तो आपको इस सब चीजों को देखना है कि जैसे ही उत्तरायण शुरू होता है ना, जैसे पृथ्वी है अपने धुरी पे घूमती रहती है और सन के चारों तरफ सूर्य है उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो एक बार ऐसा होता है कि पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने आ जाता है, वहां दिन है, पीछे है, वहां पर रात होती है, या उत्तर की तरफ है वहां पे अलग सीजन है, दक्षिण की तरफ है उसमें अलग सीजन है। तो क्या होता है कि जब उत्तरायण काल आता है, ठीक है, तो हमारे इंडिया वाला जो हिस्सा है या नॉर्थ वाला जो हिस्सा है ना वर्ल्ड का, तो सूर्य की किरणें इस तरीके से पड़ती हैं कि जो दो गोलार्ध किए गए हैं पृथ्वी के, उत्तर और दक्षिण, तो उत्तर की तरफ जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी पड़ने लग जाती हैं, ठीक है। इसीलिए जो उत्तरी गोलार्ध में देश होते हैं वहां पर तेज सूर्य चमकता है, बहुत तीखी धूप रहती है ना। उससे पहले क्या होता है कि उत्तरायण से पहले वर्षा ऋतु है उत्तरायण में, क्योंकि सूर्य की किरणें तेज चमक रही हैं, है ना। तो जो पृथ्वी का जलीयांश होता है उसमें जो मॉइस्चर होता है, उत्तरायण काल में वो मॉइस्चर कम होने लगता है, क्योंकि सूर्य की तीखी किरणें, जैसे गर्मी तेज पड़ती है तो क्या होता है कि गाँव में जो तालाब होते हैं, कुएं होते हैं, उनमें पानी का लेवल कम हो जाता है क्योंकि सूर्य की गति तेज हो गई है। सेम उत्तरायण काल में सूर्य की गति तेज होने से जो है हीट ज्यादा बढ़ जाती है, जो वनस्पतियां हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो सूखने लग जाते हैं, ठीक है। पानी की जो पूरा एनवायरनमेंट होता है ना, उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो कम हो जाता है, और एनवायरनमेंट के अंदर ही नहीं, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, या हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर भी पानी की खुद से शॉर्टेज होने लग जाती है। वो एक एड देखा ना ग्लूकोज का, बच्चा चलता हुआ जा रहा है और ऊपर से सूरज है, उसने स्ट्रॉ लगा रखा है और बच्चे के अंदर से वो पानी को खींच रहा है। देखा होगा सब लोगों ने टीवी पे, ग्लूकॉन डी का एड आता है। सेम उसी तरीके से उत्तरायण काल में होता है। तो जो हमारी बॉडी का मॉइस्चर होता है या पानी होता है, वो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ भी देता है। प्लीज थोड़ा सा अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे तो बाकी सब लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू। तो जो हमारा मॉइस्चर होता है वो उड़ जाने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो वीक होने लगती है और उससे पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होने लगती है, ठीक है। जैसे डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है ना, कितनी वीकनेस आ जाती है, हम क्या करते हैं, नमक चीनी का घोल बना के देते हैं। सेम उत्तरायण काल में यही होता है। उत्तरायण काल जब शुरू होता है उस वक्त मॉइस्चराइजर फिर भी रहता है, जैसे जैसे उत्तरायण की अंतिम ऋतु आती है वैसे ही मॉइस्चर जो होता है वो पूरी तरीके से खत्म होने लग जाता है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि उत्तरायण काल जो होता है उसमें लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग वीक वीक होते जाते हैं, डेलिबिलेटेड होते हैं, थकान होती जाती है, ठीक है। तो उत्तरायण काल कितने महीने का हुआ, 6 महीने का, क्योंकि इसके अंदर जो है वो 3 ऋतुएं हैं। और ये ऋतुएं कौन सी हैं, और इसी ऋतु को, क्योंकि हमारी बॉडी से एनर्जी का सूर्य को प्रदान हो रहा है, हमारी बॉडी से एनर्जी जो है वो सूर्य की तरफ जा रही है, इसीलिए इस काल को हम आदान काल भी कहते हैं, है ना। आदान काल हमारी बॉडी से किसी चीज का लेस होना, रिडक्शन होना, रिडक्शन और लेस, ठीक है, बॉडी की एनर्जी का कम होना। तो ये इसमें 3 ऋतुएं आती हैं आपकी। शिशिर ऋतु पीछे लेंगे, शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। हमने देखा था, मैंने पहले अभी आपको जस्ट बताया है कि जैसे जैसे हम उत्तरायण काल के लास्ट में जाते हैं मॉइस्चर सबसे ज्यादा कम हो जाता है। तो हमने यहाँ पे हम यही देख रहे हैं कि उत्तरायण काल की लास्ट ऋतु जो है वो ग्रीष्म ऋतु है, इसीलिए यहाँ पर हमारी बॉडी सबसे ज्यादा वीक फील करती है, ठीक है। ये सारा आ गया आपका उत्तरायण काल। अब हम बात करते हैं दक्षिणायन की। जैसे उत्तरायण काल में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो उत्तरी गोलार्ध जो होता है उस पे ज्यादा पड़ती हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि सूर्य की किरणें का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर चंद्रमा की किरणों का मतलब हम फोकस करके रखते हैं, है ना। तो चंद्रमा की किरणें जिसे हम सोम भी बोलते हैं, चंद्रमा का एक पर्याय सोम भी होता है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। वो धीरे धीरे करके अपनी कूलिंग इफेक्ट से जितना हीट पूरा उत्तरायण काल में आता है, बॉडी में से हमारा पूरा एनर्जी निकल जाता है, तो दक्षिणायन काल में हमारी जो बॉडी है वो उसकी जो वीकनेस है या उसकी जो एनर्जी होती है उसको रीगेन करने लग जाती है। क्या कारण रहता है कि बादल भी रहते हैं, हल्की ठंड भी रहती है, बारिश भी होती है,
है ना, इस सीजन के अंदर। तो जो इसी वजह से क्या होता है, बारिश के बाद हम देखते हैं गर्मियों में पूरे हमारे घर में भी हमने पौधे लगाए हुए होते हैं, जल जाते हैं, कर जाते हैं। उसके बाद गर्मी के बाद जस्ट कौन सी ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु आ जाती है। तो वर्षा ऋतु आते ही पेड़ अपने आप भी उगने लग जाते हैं। हमारे जो घर में थोड़े पौधे जलने लगते हैं, उनमें भी नई जान आ जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि यार बारिश होने से पेड़ों में जान आ गई और खुद को बॉडी में भी अच्छा लगने लग जाता है। तो सिर्फ इंसान की ही नहीं, धरती की, पशुओं की, पौधों की, सभी की एनर्जी जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है। इसीलिए अ, दक्षिणायन काल वाले जितने फ्रूट्स होते हैं वो भी ज्यादा जूसी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अंदर 3 ऋतुएं आ रही हैं। सेम है कि जैसे उत्तरायण काल का जो लास्ट था, वहां पर बॉडी की जो एनर्जी थी वो सबसे ज्यादा वीक हो गई। उसी तरीके से दक्षिणायन काल जो होता है, उसकी जो लास्ट ऋतु होती है, लास्ट सीजन होता है, उसमें हमारी बॉडी जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती है। इसके अंदर 3 सीजन्स आते हैं। बारिश के साथ ये शुरू होता है, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु इसके अंदर आती है। एंड इसको विसर्ग काल भी कहते हैं, मीनिंग पीरियड ऑफ स्ट्रेंथनिंग और इंक्रीजिंग। बॉडी में स्ट्रेंथ भी आ गई है और आसपास हमारे को सब कुछ बड़ा बड़ा हुआ दिखता है, इंक्रीजिंग वे में दिखता है। और सेम रहता है कि सीजन में स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब हमने बैक लेंगे। अभी हमने कल हमने वर्षा ऋतु के बारे में सारा हमने कुछ पढ़ा है। तो आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा शरद ऋतु का। नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि शरद ऋतु जो है वो क्या है। हमने एक नॉर्मल देख लिया। मैंने एक्चुअली मैं थोड़ा सेशंस अटेंड नहीं कर पाई थी, तो मुझे लगता है कि हर किसी ने आपको दक्षिणायन उत्तरायण काल के बारे में बता दिया होगा। थोड़ा सा हमने उसको ब्रीफ करके छोड़ दिया है। अब हम पूरा पूरा फोकस हम यहाँ पे करेंगे शरद ऋतु के ऊपर। ठीक है, तो जैसे हम अ, एक इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हिंदू रिलीजन ज्यादा है, या फिर यहाँ पे जो माहों का मासिक जो नाम लिखे गए हैं वो हिंदी के हिसाब से चलते हैं। तो हम जब देखते हैं कि शरद ऋतु में कौन से मंथ आते हैं, तो इसमें आता है अश्विन और कार्तिक। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ लोगों का कंफ्यूजन है, जैसे अभी नई नई रिसर्च आती जा रही है। तो जनरली जो हम शरद ऋतु मानते हैं वो मानते हैं मिड अगस्त से लेकर और मिड अक्टूबर तक। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मिड सितंबर से लेकर और मिड नवंबर तक होता है। लेकिन हमें यही याद रखना है कि मिड अगस्त से लेकर और मिड अक्टूबर तक का जो काल होता है वो शरद ऋतु का काम होता है। नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि कल जैसे आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, डॉक्टर पंकज ने आप लोगों का सेशन लिया था, आपको बताया था, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था ये चीज कि वर्षा ऋतु जो होती है ना, उसके अंदर वात का प्रकोप हो जाता है। लेकिन पित्त जो है वो हमारे शरीर में इकट्ठा होने लग जाता है, इसीलिए बुखार वगैरह और इस तरीके की बीमारियां होती हैं। साथ में जॉइंट्स पेन भी वर्षा ऋतु में इसीलिए बढ़ जाते हैं, है ना। लोग कहते हैं कि बादल वाली रात होती है तब हमारा दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि उस वक्त वात का प्रकोप है। और जितना हमारी बॉडी में कहीं भी पेन है, उसका कारण होता है वात। तो वर्षा ऋतु में वात बढ़ी हुई थी, लेकिन साथ में पित्त जो था वो इकट्ठा होता जा रहा था। ठीक है, वर्षा ऋतु गई और वर्षा ऋतु के जाने के बाद जैसे ही शरद ऋतु स्टार्ट होती है, तो जो वात का प्रकोप हो रहा था, वात इधर उधर जाके भटक रही थी, वो अपने आप सीजन चेंज होते ही वात का शमन हो जाता है। इसलिए जितने आपके जॉइंट्स पेन के पेशेंट होंगे, वो कहेंगे कि अभी हमको जॉइंट्स पेन में आराम होता है। कई बार आप फील्ड में जाते हैं, क्या बोलते हैं पेशेंट, आपको क्या बोलता है, 2 महीने से दवाई ले रहा हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। 3 महीने से मैंने आपकी जॉइंट्स पेन की दवाई ले ली, मुझे फायदा नहीं हुआ। तो आपको वहां पे क्या देखना है कि कौन सा सीजन चल रहा है, और आपको उस पेशेंट को ये चीज समझानी पड़ेगी, है ना। जैसे कि बारिश का टाइम है, बहुत ज्यादा सर्दियां हो जाती है, वो हम हेमंत ऋतु में देखेंगे कि क्या रीजन है उसका। लेकिन बारिश में क्योंकि वात का प्रकोप है, इसीलिए उसे जॉइंट पेन बढ़ गया है। तो आपको इस तरीके से ना डील करना आना चाहिए पेशेंट के साथ में, कि वो पेशेंट कह रहा है 2 महीने से दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसको एक प्रॉपर वे में आंसर कर पाए कि इसलिए तुम्हारा 2 महीने में जो रिजल्ट आना चाहिए था, वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि इस मौसम में जनरली वात का प्रकोप है। ठीक है, ये वर्षा ऋतु हो गया। अब हम बात करें शरद ऋतु पे आ गए। शरद ऋतु आते ही क्या हुआ कि वात जो था वो अपने आप शांत हो गया। शांत होते ही जॉइंट पेन अपने आप कम हो गया। लेकिन क्या हुआ था वर्षा ऋतु में, पित्त इकट्ठा हो रहा था।
वो इकट्ठा होता जा रहा था, इकट्ठा होता जा रहा था, इकट्ठा हो रहा था। लेकिन जैसे ही शरद ऋतु आती है, वैसे ही पित्त प्रकोपित हो जाता है। बच्चा होता है ना, गुस्से में बैठा हुआ है, गुस्सा हो रहा है, गुस्सा हो रहा है, लेकिन जब वो बहुत तेज गुस्से में आ जाता है, शिव तांडव करते हैं, तो क्या होता है, धरती हिल जाती है। ऐसे ही पित्त का प्रकोप हुआ। तो पित्त की जो जगह होती है, हम मेनली मानते हैं कि बाइल, जब हम उसको आज के टाइम से कोरिलेट करते हैं आज के टाइम से, तो वो हम मानते हैं कि बाइल जूस जो है, जो पेट में बाइल जूस होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो पित्त को रिजेंबल कर रहे हैं, है ना। लोग बोलते हैं पित्त की उल्टी हो जाती है, हमें सुबह के टाइम पे पीला पीला सा निकलता है। तो अब वो अपनी जगह, जो उसकी जगह है जहां वो रहना चाहिए, वो वहां से निकल के पूरी बॉडी में घूमना शुरू कर देता है ना। जैसे वात प्रकोपित होके पूरी बॉडी में घूमी, और जहां जहां उसे जगह मिली, वहां पे वो इकट्ठी होके उसने वहीं पेन किया था ना। जैसे जॉइंट्स जो होते हैं हमारे, वहां पे वो वात इकट्ठी हुई थी, तो इसीलिए उसने जॉइंट पेन किया था। सेम इसी तरीके से पित्त ने क्या किया, अब वो गुस्सा हो चुका है, प्रकोपित हो चुका है ना, एग्रीवेशन की स्थिति में वो आ चुका है। तो अब वो एग्रीवेशन में आने के बाद पूरे शरीर में वो उसका फैलना शुरू हो जाता है। और पित्त जो है हमारा डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारा पित्त जो ब्लड का जो मेन कंटेंट होता है, हम आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं, तो वो कंटेंट भी पित्त होता है, ठीक है। पित्त के 5 तरीके हैं, उसमें से एक रंजक पित्त होता है, वो ब्लड के अंदर होता है। बाल जो है हमारे, सफेद होना, काले होना, झड़ जाना, ये सारे भी किसकी वजह से होते हैं, पित्त की वजह से होते हैं। इसी तरीके से हमारी जितनी स्किन डिजीजेस होती हैं, वो सारी भी किसकी वजह से होती हैं, पित्त की वजह से होती हैं। तो अब क्योंकि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप हो चुका है, पित्त जो है वो बहुत नाराज हो चुका है, तो अब जब हम इस ऋतु की डिजीजेस देखते हैं, तो वो सारी कौन सी होंगी, पित्त से रिलेटेड। मेनली क्या हो जाएंगी, आपको सारी स्किन डिजीज जो है, वो सारी की सारी आपको मिलेंगी शरद ऋतु के अंदर, ठीक है। और साथ ही आपका डाइजेशन जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि शरद ऋतु जो है, उत्तरायण काल खत्म हो चुका है, दक्षिणायन काल स्टार्ट हो चुका है, और दक्षिणायन काल शुरू होने के साथ हमारी बॉडी में एनर्जी भी आनी शुरू हो जाती है। तो जहां हमें गर्मी के अंदर व्यायाम करने के लिए बिल्कुल मना किया गया है, कल आपको अच्छे से बताया गया होगा, वही क्योंकि अब दक्षिणायन काल शुरू हो चुका है, तो आप स्ट्रेंथनिंग जो एक्सरसाइजेस होती हैं, वो आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको कम करनी है, क्योंकि जस्ट उत्तरायण काल खत्म होके दक्षिणायन काल स्टार्ट ही हुआ है ना। और वहां पे अब हम शरद ऋतु में इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा जो है एनर्जी लेवल है वो बढ़ गया है ना। उत्तरायण का, दक्षिणायन काल तो वर्षा ऋतु से शुरू हो चुका था, जो शरद ऋतु है वो दक्षिणायन काल की बीच वाली ऋतु होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो हम शुरू कर सकते हैं, हमारे हेयर है, स्किन है, जो हमारी रिप्रोडक्टिव फिटनेस होती है ना, उस सब के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। विसर्ग काल है, तो हमारे को इन सारी चीजों में सक्सेस मिलने के चांसेस भी ज्यादा रहती हैं। स्ट्रेंथ भी जो होती है ना, माइल्ड है ये, अभी मिडिल में है, क्योंकि कम भी नहीं है और हेमंत ऋतु वाली ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। और ये पीक पे कब जाएगी, इट रीचेस अ पीक इन हेमंत और अर्ली विंटर सीजन में, जो हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ है वो वहां जाके मिलती है हमें। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आचार्यों ने बताया है कि शरद ऋतु में जो है पित्त का प्रकोप है वो किस तरीके से हुआ। कि वर्षा ऋतु में क्या था कि पूरे में बादल छाए, है ना। लेकिन वर्षा ऋतु खत्म होते ही, तो ना सर्दियों में भी जब होता है, जब बादल आ जाते हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही बादल खत्म होते हैं वापस ठंड होने लग जाती है। सेम इसी तरीके से वर्षा ऋतु के बाद बादल जब रहते हैं तो सूर्य की जो तीखी किरणें होती हैं, है ना, वो धरती तक नहीं पहुंच पाती हैं, लेकिन जैसे ही बादल हटे, वैसे ही तीखी किरणें जो हैं वो धरती पर आने लग जाती हैं। स्काई जो होता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, और न्यू ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की हमें दिखने लग जाती है, जो बिल्कुल वाटर वाले प्लांट्स होते हैं ना, क्योंकि बारिश हो चुकी है। तो आपको लिली है, खसखस ग्रास है, पैडी है, इस तरीके के प्लांट्स आपको नेचुरली ही दिखने लग जाते हैं। और स्काई क्लियर है, क्लाउडलेस है, बादल नहीं है, इसलिए सूर्य की किरणें तेज हैं, चमकती हुई हैं, दूर से ही हमें पता चलता है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु के जैसे, है ना, वहां पे जो हमारा हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है, उतना मॉइस्चर जो है अभी इस ऋतु में आपको
नहीं मिलेगा, मॉइस्चर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में तो बिल्कुल ही मॉइस्चर नहीं रहता है। आई मीन टू से जैसा वर्षा ऋतु में मॉइस्चर था हवा में, वो मॉइस्चर जो है वो शरद ऋतु में आके कम हो जाता है। नेक्स्ट, फिशेज हैं और दूसरे जलीय जो वनस्पतियां होती हैं, जलीय जो प्राणी होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है। और जो हमारे नदी हैं, तालाब हैं, उनमें भी जो है पेड़ पौधे ज्यादा बनने लग जाते हैं। उनके अंदर जो छोटे छोटे जानवर होते हैं उनके मूवमेंट्स हमको ज्यादा दिखने लग जाते हैं। और क्या होता है कि वर्षा ऋतु में, है ना, जैसे गर्मी में क्या हुआ था कि पूरा सूख गया था तालाब। बारिश के मौसम में तालाबों में, नदियों में पानी आने लग गया, लेकिन वो पानी कैसा होता है? गंदा होता है, क्योंकि वो बहाव के साथ में आ रहा है ना। जैसे हम देखते हैं बाढ़ का पानी आता है कहीं पे, कितना गंदा होता है, या एकदम से बारिश हुई सड़कों पे जो पानी बह जाता है वो गंदा होता है। लेकिन अगर वो पानी कहीं जाके एक बार को इकट्ठा हो रहा है तो क्या होता है, डस्ट तो नीचे बैठ जाती है और ऊपर पानी क्लियर हो जाता है। तो हम वर्षा ऋतु से और शरद ऋतु में देखते हैं तो वाटर जो है वो मडी नहीं होता, गंदला नहीं होता है, स्लशी नहीं होता, है ना। उसके अंदर जो तिनके हैं, छोटे पौधे हैं, पानी तो अपने बहाव के साथ सबको बहा कर ले जाता है। तो वो सारी चीजें हमें शरद ऋतु में नहीं दिखती हैं। पानी जो होता है ना वो नेचुरल वे में क्लियर हो जाता है। जैसे वर्षा ऋतु में हमें बताया जाता है कि पानी को गर्म करके ही पीना चाहिए, उसमें बैक्टीरियाज आते हैं, डस्ट आते हैं, लेकिन शरद ऋतु में वो चीजें खत्म हो जाती हैं और पानी कंपैरेटिवली क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, अब हर सीजन का एक चय है, प्रकोप है, प्रशमन है, थोड़ा सा मैंने पहले बता दिया है, तो इसमें हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। शरद ऋतु में वात दोष है ना, उसका जो प्रकोप था वो बिल्कुल नेचुरली बैलेंस हो चुका है। देखिए आप यहाँ लिखा हुआ है कि एग्रीवेशन इन वर्षा विल कम टू नेचुरल बैलेंस। इसमें आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वर्षा ऋतु आते ही आपका वात का प्रकोप जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन पित्त दोष जो आपका वर्षा ऋतु में इकट्ठा होना शुरू हुआ था, है ना, माइल्ड एक्यूमुलेशन जिसका हुआ था, वो अब यहाँ पर आके एग्रीवेशन में आ जाता है। नेक्स्ट, तो पित्त दोष जो है ना वो आपका डाइजेशन कर रहा है, आपकी स्किन केयर कर रहा है, आपके जो बालों का काला कलर है, आपका फोकस है ना, एकाग्रता भी जो होती है वो भी पित्त रिलेटेड होती है। आपका आंखों का जो विजन होता है वो भी पित्त रिलेटेड होता है। और जिसको हम बोलते हैं ना इंटेलिजेंसी होता है, आईक्यू जिसका होता है ना, तो मेधे या इंटेलिजेंस जो है वो भी आपकी पित्त की वजह से होती है। तो पित्त पित्त जो है ना वो आपके खाने को भी डाइजेस्ट करा रहा है, वो आपकी ब्लड की जो क्वालिटी होता है उसको भी मेंटेन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि जॉइंडिस होता है, जॉइंडिस में जो हमने बात की थी ना कि पित्त क्या है, बाइल जूस है, बाइल पिगमेंट है। तो जब वहां पे पित्त का डाइजेशन, सॉरी, उसका जो डिवाइडेशन होता है, बाइल के जो पिगमेंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से जॉइंडिस हुआ। मतलब कि पित्त ने बहुत ज्यादा बढ़ के, है ना, वो एक अलग तरीके से बढ़ा है लेकिन उसने ब्लड की क्वालिटी को खराब किया था। तो पित्त दोष के प्रकोप अगर वो अपने नेचुरल वे में होता है तो आपके ब्लड की क्वालिटी को भी मेंटेन करता है। लेकिन शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप हो जाता है, इसीलिए इसके फंक्शंस जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमें शरद ऋतु में क्या आपको फोकस करके रखना है कि पित्त को शांत करने वाली ही आपको सारी क्रियाएं हैं वो करनी चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि जंगल में आग लग गई और उस आग को कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या करता है वो पूरे के पूरे जंगल को खत्म कर देता है। इसी तरीके से होता है कि जब पित्त दोष है वो तीक्ष्ण हो चुका है, बहुत इंटेंस हो चुका है, बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड है, बहुत ज्यादा प्रकोपित हो चुका है, तो वो हमारी बॉडी को ही डाइजेस्ट करना शुरू करता है। ठीक है, डाइजेशन को आपको पुअर कर देगा। जैसे हाइपर एसिडिटी में क्या होता है कि बॉडी में जो है वो पित्त इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो हमारे स्टमक को अंदर से ही खाने लग जाता है और उसकी वजह से अल्सर्स हो जाते हैं। तो हाइपर एसिडिटी में भी हमने किससे कंट्रोल करते हैं? पित्त को कंट्रोल करते हैं, है ना, वो आपके खाने पीने से रिलेटेड होता है। लेकिन शरद ऋतु में नेचुरली पित्त बढ़ा हुआ रहता है, तो इसीलिए आपको इसको शांत करके रखना है। और अगर आप इस तरीके की नहीं करते हैं तो आपको डायरिया है, दस्त हो जाना, अल्सर्स हो जाना, है ना, हाइपर एसिडिटी हो जाना, और फेस पे और पिंपल्स निकलना और फंगल इन्फेक्शन होना, इस तरीके की केसेस जो हैं वो आपको शरद ऋतु में बढ़ जाते हैं।
पित्त दोष जो होता है ना, इसको आप दोष जैसे नहीं मानिए, आयुर्वेद में बस एक टर्म लिखा हुआ है, वात पित्त कफ, इसको त्रिदोष बताया गया है। दोष इसमें नाम है, लेकिन इसके काम जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत अनोखे होते हैं। तो हम जब पित्त दोष की बात करते हैं, और एक हमें पता है कि हम पंच महाभूतों पे भी रहते हैं। पंच महाभूत आप सभी को पता होंगे कि 5 जो है वो पंच महाभूत होते हैं। तो जो पित्त है वो 2 तरह के पंच महाभूत से मिलकर 2 तरह के महाभूत से मिलके बना हुआ होता है। अब पित्त क्या है? गर्म भी है, और पित्त क्या होता है? लिक्विड भी होता है। तो कौन से 2 महाभूत से मिलकर बना? अग्नि और जल, फायर एंड वाटर। ठीक है? तो पित्त दोष का कॉम्बिनेशन है 2 पंच महाभूतों से मिलके बना हुआ है, अग्नि और जल, और ये दोनों ही पित्त की जो क्वालिटीज होती हैं उसको कंट्रोल करके रखते हैं। इसीलिए द्रव्य और स्निग्ध गुण जो हैं वो शरद ऋतु में आपको यूज करने चाहिए। स्निग्ध मीन्स शरद ऋतु में आपको पित्त को कंट्रोल करने के लिए आपको घी ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 1 मिनट पीछे रहेंगे। ठीक है, इसमें है कि क्योंकि पित्त बढ़ गया, पित्त जब आप नॉर्मल क्वांटिटी में रहता है ना, आपने क्या हम कहते हैं कि खाना खाने से जस्ट पहले हमें ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, या खाना खाते ही हमें ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो हमारा जो जठराग्नि होती है, डाइजेशन जो होता है वो हमारा वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपका डाइजेस्टिव जूसेस हैं, है ना, उसके अंदर पानी मिलके उसको लिक्विफाई कर देता है, उसको लिक्विड कर देता है। सेम इसी तरीके से है कि जब पित्त बढ़ जाता है, पित्त बढ़ रहा है तो उसके अंदर, क्योंकि वो उसमें जलियांश भी है, जल महाभूत से भी मिलके बना हुआ है, तो उसकी जो क्वांटिटी तो वो बढ़ाता ही है ना, लेकिन साथ में जो स्टमक के अंदर जिस हिसाब का डाइजेस्टिव जूसेस होने चाहिए उसको भी वो लिक्विड कर देता है। इसीलिए शरद ऋतु में आपको भूख कम लगती है, पेट फूलना है और डाइजेशन, पेट साफ नहीं होना, ये सारी प्रॉब्लम्स इस शरद ऋतु में बढ़ जाती हैं। अब डाइट प्लान क्या होना चाहिए शरद ऋतु में? कि पानी कम लेना है ना, पानी ज्यादा लेंगे तो पित्त को क्या चाहिए? पानी ही चाहिए। पानी ज्यादा अगर हम पिएंगे तो पित्त बढ़ जाएगा, इसीलिए हमें पानी का जो है थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। और क्योंकि हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो हमें जो खाना है ना, उसको भी अपने को उसको सप्रेस कर देना चाहिए, उसकी जितनी क्वांटिटी होती है उसे कम कर देना चाहिए। और उसी के हम अलग अलग ऋतु में देखते हैं ना, ऐसे सर्दियों में हम कहते हैं कितना भी खा लो सब पच जाएगा। रीजन होता है कि उस वक्त की जो जठराग्नि होती है हमारी, वो सबसे ज्यादा प्रबल हो चुकी होती है, सबसे अच्छे उस वक्त हमारे डाइजेस्टिव जूसेस वो हैं, सबसे अच्छे तरीके से रहते हैं। लेकिन शरद ऋतु में वो कमजोर पड़ जाते हैं, इसीलिए आपको भूख नहीं लगना, ये सारा प्लान परेशानी रहती है। तो जब आप डाइट प्लान करते हैं तो आपको ये देखना है कि जो पित्त बढ़ा हुआ है उसे हम किस तरीके से हम कंट्रोल करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डाइजेशन भी है, एक्सेस वाटर भी है ना, तो हमें ऐसा खाना खाना है जो इजी टू डाइजेस्ट हो और लघु हो। साथ में हम पानी को बॉडी में से किस तरीके से कम कर सकते हैं? या तो पसीना ज्यादा आए, ठीक है, या हमें यूरिन ज्यादा हो। यूरिन ज्यादा कब होगा? जब हम डाईयूरेटिक्स जो है वो ड्रग्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस सीजन में हमें डाईयूरेटिक जो होती हैं प्रॉपर्टीज वाली मेडिसिन हैं उनको काम में लेना चाहिए, पानी कम पीना चाहिए, साथ में खाना जो आप खा रहे हैं वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए, इजी टू डाइजेस्ट हो जाए। ठीक है, एक साथ में क्या रहता है कि हर जो कोई भी दोष है, 3 दोषों में से कोई भी दोष जो भी है उसको बढ़ाने वाला और उसको शांत करने वाला, ये अलग अलग आहार रहते हैं। ठीक है, पित्त को कौन सा आहार बढ़ाएगा? जो होगा कटु, अम्ल और लवण, यानी कि जितने सिट्रस फूड हैं या सिट्रस खट्टी वाली जो चीजें होती हैं वो आपको शरद ऋतु में नहीं खानी है, नहीं तो आपका पित्त और प्रकोपित हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अम्लीय, लवण, नमकीन चीजें आपको ज्यादा नहीं खानी है। साथ ही कटु, कटु मीन्स जैसे मिर्ची वाली चीजें रहती है ना, बहुत ज्यादा तीखा है, वो आपको नहीं खाना चाहिए। आपको तीखा खाने का मन किस मौसम में ज्यादा करता है? बारिश के मौसम में क्या मन करता है? पकौड़े खा लें, प्याज के पकौड़े खाने हैं आज तो ना मिर्ची बड़े बना लो। क्यों आपको उस मौसम में मन करता है, और क्यों जैसे ही आपका सूरज की किरणें तेज हो जाती हैं मन नहीं करता है? उसका रीजन ये रहता है कि वर्षा ऋतु में जो है ना वात का प्रकोप था,
और वात को कौन सी चीजें पसंद है? कटु चीजें पसंद है, ठीक है, इसीलिए आपको वहां पे ये चीजें खाने का मन करता है। लेकिन जब हम शरद ऋतु में आते हैं तो हमें पित्त को शांत करना है, तो हमें कौन सी चीजें खानी है? मधुर। आप मीठा खा सकते हैं, ठीक है। तिक्त रस वाली जो चीजें होती हैं, साथ ही कषाय रस वाली जितनी चीजें होती हैं, 6 तरह के स्वाद बताए गए हैं आयुर्वेद में, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो इसमें से मधुर, तिक्त और कषाय रस युक्त जितनी हमारे को, चाहे हमारी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या हमारी मेडिसिन हैं, वो हमें यही वाली खानी चाहिए। और कटु, अम्ल और लवण, ये तीनों ही रस वाली जो चीजें हैं उसको अवॉइड कर देना चाहिए। आगे हम देखेंगे कि किसमें कौन सा रस रहेगा। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। डाइट पे हम आ जाते हैं। तो ग्रेन्स, कौन से हमें अनाज खाना चाहिए? गेहूं खा सकते हैं, चावल है, जौ है, ये आप खा सकते हैं। राइस जो है, चावल जो है वो आपको सफेद लेना चाहिए। ब्राउन राइस का शरद ऋतु में मना किया गया है। वैसे ब्राउन राइस ये अभी आज का नया कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में तो षष्टिशाली और अलग अलग तरह के इसी तरीके के धान्य चलते थे। तो षष्टिशाली 60 दिनों में जो पककर फसल तैयार होती है चावल की, वो वाला चावल आप शरद ऋतु में खाते हैं तो आपको बहुत यूजफुल रहते हैं, ठीक है। जो जौ होता है, बार्ले जो होता है, वो उसका मधुर, जब हम उसको पचाते हैं तो है ना, पचने के बाद उसका जो रस वीर्य विपाक की अलग अलग टर्म्स होती हैं, तो वो मधुर विपाक होता है उसका। साथ ही जौ डायूरेटिक भी होता है, इसीलिए शरद ऋतु में आपको जौ जरूर खाना चाहिए, है ना। हम किडनी स्टोन वाले पेशेंट को देते हैं ना, सबको देते हैं हम बीट जूस, बार्ले ग्रास जूस। तो आपको हर पेशेंट को जो भी है उसको शरद ऋतु में आपको व्हीट ग्रास, बार्ले ग्रास जूस जरूर देना है, ठीक है। इसीलिए हम जितने हमारे स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी को चाहे झाइयां हो रही हैं, चाहे सोराइसिस हो रहा है, या फिर खुजली हो रही है, स्किन वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वहां पर हम इन दोनों चीजों को, जूसेस को हमको देना चाहिए। दालों में हम देते हैं क्योंकि हमने बात की है कि हल्का खाना खाना चाहिए जो इजी टू डाइजेस्ट हो। तो इसीलिए हम इस सीजन में मूंग की दाल खा सकते हैं, अरहर की या तुअर की दाल खा सकते हैं। लेकिन ये जो भारी है, पचने में भारी होती हैं, चने की दाल है, राजमा है, उड़द की दाल है, इन चीजों को हमें शरद ऋतु में अवॉइड करना चाहिए। और जो इसी तरीके से हम जब सब्जियों में देखते हैं तो जो भारी सब्जियां पड़ती हैं, आलू, आलू को हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा अवॉइड करना चाहिए खाने के लिए, ठीक है। और जो चीजें गैस बनाती हैं, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ये नहीं खाने चाहिए। और अगर आपको, क्योंकि ऑप्शंस कम रहते हैं सब्जियों के, तो जब आप इस तरह की सब्जियां बनाते हैं, है ना, दालें, और उसमें तो हमें स्पेशली ध्यान रखना है। लेकिन जब हम ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ जाते हैं तो आपको ये देखना है कि वो सब्जियां घी में बनी हुई हो, और अगर घी में बनी हुई नहीं है तो आप उसमें थोड़ा ऊपर से घी डालकर खा सकते हैं। तो घी जो होता है ना, वो पित्त को शांत करता है, ठीक है। बाकी पालक है, मटर है, ये सब्जियां जो होती हैं वो फायदा करती हैं, ठीक है। पानी जो है, क्योंकि एज बैक्टीरियाज उसमें से कम हो चुके हैं, डस्ट भी कम हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि पानी को उबाल के पिए। और श्रिंकिंग ऑफ क्वांटिटी कर देनी है, मतलब कि उसका जितना हम कहते हैं कि 2 से 3 लीटर हमें पानी पीना चाहिए, तो शरद ऋतु में आपको पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, ठीक है। ये सारा वही लिखा हुआ है कि मधुर, कषाय, तिक्त रस वाली। अच्छा, पानी में आप और क्या कर सकते हैं, इसमें अच्छा पॉइंट लिखा हुआ है कि जो डायूरेटिक ड्रग्स होती हैं, या फिर मधुर, तिक्त, कषाय रस वाली जो औषधियां हैं, है ना, उसमें पुनर्नवा है, लोद्र है, आंवला है, या खसखस है ना, उन उन सारे के आप जूस भी पी सकते हैं, शरबत जिसे हम बोल रहे हैं। क्योंकि हमने क्या बात की है कि हमको मधुर रस का सेवन तो करना ही है ना, तो पित्त को शांत करने के लिए आप आंवले का जूस पीजिए, या आपको शरबत पीना है तो आप खस का शरबत पी सकते हैं। आप पुनर्नवा का यूज कर सकते हैं। पुनर्नवा क्या होता है कि सर्दियों, बारिश का जो सीजन होता है, उसमें पुनर्नवा अपने आप में ग्रो कर जाती है, आपके बिना लगाए। आप थोड़ा सा पहचान करेंगे तो पुनर्नवा आपको अपने आसपास मिल जाएगी। आप पुनर्नवा का भी यूज कर सकते हैं। पुनर्नवा से को पानी में उबाल के, और उस पानी को आप यूज करेंगे तो किडनी स्टोन में भी बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट, आपको और क्या लेना चाहिए, सब वही चीज हमने बता दी है कि बिटर मेडिकेटेड घी, मैंने बोला है घी
घी वैसे हमको कोई सा भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। कोई से में भी हमारा मेन हमारा क्या रहता है कि हम गाय का घी जो होता है हम उसको मेनली प्रेफरेंस देते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई अगर पेशेंट है, उसको कोलेस्ट्रॉल का इश्यू है, उसको हार्ट का इश्यू है, तो फिर अब हम उसे चिकनाई कैसे खाने के लिए दें, तो वहां आप गाय का घी ही नहीं देके, है ना, जो तिक्त या कषाय रस से साबित जो घी होते हैं उन घी को आप यूज करा सकते हैं। साथ में आपको शहद है, शहद यूज कर सकते हैं, मुनक्का या फिर किशमिश। ड्राई फ्रूट्स में आपको ये खाना चाहिए, लेकिन अखरोट, बादाम, ठीक है, अखरोट, बादाम और कौन सा आता है ड्राई फ्रूट नाम याद, काजू, काजू, अखरोट और बादाम, इन तीनों को अवॉइड करना चाहिए। मुनक्के और किशमिश आप कितना भी खाइए। आंवला है, आंवले का मुरब्बा आप सुबह के टाइम खाइए। क्या बोलते हैं हम एसिडिटी वाले पेशेंट्स को, सुबह के टाइम मतलब आंवले का मुरब्बा खाओ, नहीं तो आंवले की कैंडी खाया करो, आंवले का जूस पियो। ठीक है, ये सारा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये पित्त का बहुत अच्छा शामक होता है। तो आंवला आपको यूज कीजिए। और कूल और इजी टू डाइजेस्ट फूड है और ड्रिंक्स हैं, इनको आपको यूज करना चाहिए। एक बहुत अच्छा, आप लोगों ने शायद ये टर्म नहीं पढ़ी होगी, हंसोदक एक चीज होती है। हंसोदक का मतलब क्या है कि हंस, जो हम जानते हैं एक हंस पक्षी होता है ना, मेनली कहाँ पे मिलता है, कैलाश पर्वत पे मिलता है। मानसागर जो झील है ना, उस झील के पास एक कहावत भी बोलते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल या क्या, ऐसा सा कुछ है ना, वो वाला हंस। तो हंस की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या क्वालिटी होती है कि अगर आप उसको दूध और पानी मिक्स करके दे दो, है ना, तो वो उसमें से पानी को अलग कर देता है। दूध का दूध, पानी का पानी करने वाला जो नेचुरल उसको अलग करने वाला जो इंसान प्राणी है वो हंस होता है। ठीक है, मतलब, और मानसागर जो झील है, कैलाश पर्वत पे जो झील पाई जाती है, उसका पानी सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। इसका मतलब हंस क्या करता है, सिर्फ शुद्ध पानी को ही पीता है। वो इम्प्योरिटीज वाले पानी को पिएगा ही नहीं, उसको अलग कर देगा, कहीं है भी तो उसमें से अच्छे पानी को ही निकाल कर पीता है। अब हम यहाँ पर हंसोदक की, उदक मीन्स होता है पानी और हंस मीन्स तो नॉर्मल जो हमारा हंस है वो है ही। अब क्या होता है कि शरद ऋतु में जब शरद पूर्णिमा आती है ना, शरद पूर्णिमा का हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा महत्व है। बहुत सारी रिचुअल्स हम करते हैं शरद पूर्णिमा पे। तो शरद पूर्णिमा में आप इस चीज का ध्यान रखिए, अगली शरद पूर्णिमा पे सब लोगों को ये काम करना है, अपने घर में हंसोदक बनाना है। कैसे बनाना है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि शरद पूर्णिमा के दिन क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा की सबसे ज्यादा शीतल किरणें पड़ती हैं। ठीक है, उसी तरीके से दिन में भी सूर्य की किरणें पड़ी हैं, क्योंकि जो वो सूर्य की किरणें दिन में पड़ती हैं वो भी वाटर को प्यूरिफाई करती हैं। तो आपको एक बर्तन लेना है, अगर आप तांबे का लेते हैं तो सबसे अच्छा है ना, नहीं तो कोई भी स्टील का या कोई भी बर्तन लीजिए। उस बर्तन को जाली से ढक के आपको पूरा दिन, शरद पूर्णिमा की रात को नहीं, दिन को आपको उसे धूप में रखना है। ठीक है, और उसी पानी को जब रात होगी तो उसी पानी को पूरी रात रखना है, और नेक्स्ट डे आप उसको पी लेना है। उस पानी के गुण को हम बिल्कुल जो हंस पानी पीता है उसी के गुण के अकॉर्डिंग मानते हैं। ठीक है, अब इस चीज का हर कोई ध्यान रखिएगा कि अगली शरद पूर्णिमा पे हर कोई हंसोदक बना के पिएगा। अच्छा, और क्या रीजन रहता है कि इस वक्त शरद पूर्णिमा के दिन ही इतना अच्छा वो रहता है कि भाई उसी दिन, क्योंकि शरद ऋतु तो पूरी ही चल रही है ना, हम और दिन भी कर सकते हैं, तो हम और दिन भी कर सकते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा वाले दिन जो तारा उगना तारा डूबना हम लोग टर्म्स यूज करते हैं, तो जो अगस्त्य तारा होता है उसका शरद ऋतु में उदय हो चुका होता है। और शरद पूर्णिमा वाली जो रात होती है उस दिन अगस्त्य तारा जो होता है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूर्ण चमक के साथ चमकता है। तो उस अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य जो तारा है, चंद्रमा की रोशनी तो पड़ ही रही है, लेकिन अगस्त्य तारे की किरणें भी उस पानी में आती हैं, इसीलिए वो हंसोदक का काम करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे यही बताया हुआ है कि स्टेनलेस स्टील का या कॉपर का बर्तन ले लीजिए, दिन में रखना है, रात में रखना है। अगस्त्य जो तारा है उसकी जो लाइट है वो आएगी। ठीक है, इसमें आप एक काम और कर सकते हैं कि जिन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम रहती है ना, स्किन डिजीजेस जिनको बार बार रिपीट होती हैं, तो आप उनके लिए ज्यादा पानी बनवाइए और
जो पेशेंट है उसको आप इस पानी से नहाने के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, साथ में ही आप ये कर सकते हैं कि जितना पित्त शामक दवाएं हैं, जैसे आपने नॉर्मल पानी बाहर रखा, उसी के अंदर आप पित्त शामक अगर दवाइयां भी डाल देंगे, जैसे आपने उसके अंदर थोड़ा आंवले का जूस डाल दिया, थोड़ा पुनर्नवा डाल दिया, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो और ज्यादा बेटर हो जाती हैं। आप नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं। नीम भी जो होता है ना, तिक्त रस प्रधान औषधि होती है। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आप नहाने के लिए काम में ले सकते हैं, मुंह धोने के लिए, बालों के लिए, बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। और अगर पॉसिबल है ना, जैसे जो स्विमिंग पूल्स होते हैं वो तो खुले में होते हैं, जो आउटडोर वाले स्विमिंग पूल्स होते हैं तो वहां पे दिन में सूर्य की रोशनी भी आ रही है, रात में चांदनी की किरणें भी पड़ रही हैं। तो अगर आपके पॉसिबल है, जो लोग स्विमिंग जानते हैं, तो शरद पूर्णिमा के नेक्स्ट डे उन्हें स्विमिंग करने जरूर जाना चाहिए, क्योंकि पूरा पानी हंसोदक बना हुआ है उसमें। ठीक है, आउटडोर में भी जा सकते हैं, इंडोर भी, आप जिस तरीके से भी करें। तो इस ऋतु में हमने क्या किया है कि पूरा पित्त को कंट्रोल किया है। वाटर बेस्ड एक्टिविटीज रहती हैं, पित्त शामक जो है, सेंट है, फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, वो सारी चीजें काम में लेनी चाहिए। और सेम वही सब कुछ लिखा हुआ है ना, बार बार उसी एक ही चीज को, बस ये तो स्लाइड्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा लिख देते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, अब हम कपड़ों पे आते हैं कि हमें शरद ऋतु में किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। तो हल्के कलर के, पेस्टल कलर के, बहुत ज्यादा भारी नहीं होने चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणें तो तेज पड़ ही रही है ना, और इसीलिए हमें अपनी स्किन को भी बचाना चाहिए। जनरली एक टर्म यूज की जाती है कि चमड़ा जो होता है ना, जिससे कि लेदर, एग्जैक्टली बोलते हैं कि जानवर की खाल पे से उतार के बनाया हुआ जो लेदर होता है, उसको सूखने के लिए तेज रोशनी की जरूरत होती है। ठीक है, तो उस चमड़े को सूखने के लिए बारिश के बाद वाला मीन्स एग्जैक्टली शरद ऋतु में उस चमड़े को सुखाया जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर के मॉइस्चर को पूरा खत्म कर देता है, स्किन को बिल्कुल टाइट कर देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शरद ऋतु में आपको सन का जो एक्सपोजर है ग्रीष्म ऋतु से भी ज्यादा भारी पड़ जाएगा, थोड़ा सा अपने आप को कवर अप करके रखें। ठीक है, और अगर हम आयुर्वेद की टर्म्स में देखेंगे, जहां हम थोड़ा टेक्स्ट बुक में देखेंगे, तो वहां पे लिखा हुआ है कि थोड़ा सा आप लोगों को अजीब लगेगा कि ऐसा भी बुक्स में लिखा हुआ हो सकता है क्या। तो पित्त को शांत करने के लिए फूलों की मालाएं पहनने के लिए लिखा हुआ है, बालों में लगाएं, गले में डाल के रखें, हाथों में बांध के रखें। और शीत वीर्य वाले जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, मतलब चांदी के आप आभूषण पहने शरद ऋतु में, है ना, मोती जो होता है उसका धारण करें। शीत वीर्य वाली जो खुशबुएं होती हैं, मोगरा है, खस है, उन सारी चीजों का यूज करें। कुछ और भी लिखा हुआ है कि चंदन है, अगरू है, पत्रांग है, उनका लेप भी करना चाहिए, है ना। आज हम इस चीज का मजाक बनाते हुए कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि शरद ऋतु में आपको सारी स्किन डिजीज हो रही है, इसीलिए आपको इन चीजों का शरीर पर लेप करने के लिए बताया गया है कि आप चंदन, अगरू, रोज है, पत्रांग है, मुस्तक है, इस तरीके की औषधियों का लेप भी करना चाहिए। तो आप, हम अगर नहीं भी कर रहे हैं, तो जो हमारे स्किन डिजीज वाले पेशेंट आते हैं उनको हम ये चीजें बता सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अभी जैसे हमने स्टार्ट किया था तभी हमको प्रीतम जी ने बताया था कि शरद पूर्णिमा पे खीर, है ना, खीर खानी चाहिए। खीर शब्द सुन के ही सबके मुंह में पानी आ गया। ठीक है, तो पित्त शामन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि मधुर रस का हमको उपयोग करना चाहिए, है ना। मधुर रस आप उपयोग करेंगे तो पित्त का शमन हो जाएगा, इसीलिए शरद ऋतु में आपको खीर खाने का बोला गया है हमने, क्योंकि इसमें अगस्त ऋषि की किरणें भी आ रही हैं, चंद्रमा की भी किरणें आ रही हैं, इसलिए हमने पर्टिकुलर एक नाम दे देते हैं कि हमको शरद पूर्णिमा पे खीर खानी चाहिए, है ना। लेकिन हम इन जनरल में जब हम देखते हैं, शरद पूर्णिमा कब आती है, जब आपके नवरात्रे चले जाते हैं, दशहरा हो जाता है, उसके बाद में आती है ना शरद पूर्णिमा, जहां तक मेरे को लगता है। मेरा थोड़ा सा गड़बड़ है मामला इन चीजों में। ठीक है, उससे पहले क्या रहता है, हमारे श्राद्ध रहते हैं, और श्राद्धों के बाद क्या आते हैं, नवरात्रे आते हैं। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि हमारे पूर्वजों ने ये सारी चीजें बनाई हैं, वो किस तरीके से और क्या सोच कर बनाई हैं। आज हम लोगों को लगता है ऐसे है, ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उनका विजन समझिए। श्राद्ध कर्म में हमारे यहाँ खीर जरूर मानी गई है कि खीर खिलानी चाहिए, है ना, वो हमारे पूर्वजों को भी जाती है, लेकिन जो हम प्रसाद बनाते हैं उसको हम खुद भी सेवन कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि श्राद्ध कर्म उसी सीजन में आ रहे हैं, और वहीं पे पित्त बढ़ा हुआ है, और पित्त को शांत करने के लिए खीर खाई जा रही है।
तो ये खीर हमने सिर्फ शरद पूर्णिमा को नहीं खाई है, हमने पूरे श्राद्ध कर्म में भी खीर खाई है। ठीक है, नवरात्रों में जब हम 9वें दिन हम देवी का, अष्टमी वाले दिन हम देवी का भोग लगाते हैं, वहां भी हम खीर बना रहे हैं। वो खीर भी किस लिए बन रही है? पित्त का शमन कर रही है। ठीक है, हम किसी और चीज से भी भोग लगा सकते हैं ना, हलवे का भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ किसी के घरों में बनता है श्राद्ध में हलवा, खीर सबके घर में बन रही है ना सबके घर में खीर। रीजन, पित्त का शमन भी कर रही है। आप उसको अपने रिचुअल्स के साथ तो जोड़िए ही, लेकिन आप उसका साइंटिफिक वे भी देखिए। ठीक है, तो दूध भी है और उसमें चावल भी जा रहा है और साथ में उसमें मधुर रस चीनी भी हम डाल रहे हैं, तो तीनों चीजें ही जो है वो पित्त का शमन करने का काम करती हैं। नेक्स्ट। तो सारा वही लिखा हुआ है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, हाइपर एसिडिटी होती है, इसलिए हमको ये सारी चीजें जो है वो कंसीडर करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और रह गई इसमें कि शरद ऋतु में जैसे पहले बात हुई हमारी कि जो खीर बनाते हैं ना शरद पूर्णिमा को, बहुत सारे हॉस्पिटल्स इस तरीके के हैं, बहुत सारे मंदिर मंदिर में भी इस तरीके की खीर बनाई जाती है कि जब खीर बनाते हैं ना, तो उसी के अंदर अस्थमा को दूर करने वाली दवाइयां खीर के अंदर ही डाली जाती हैं, जिसमें आपका सीतोप्लादी पाउडर होता है। ठीक है, वासा डला हुआ होता है, अभ्रक डला हुआ होता है, अभ्रक की जो भस्म होती है ना, अभ्रक की भस्म डालते हैं, गोदंती भस्म डालते हैं, चंद्रामृत रस डालते हैं, उसी के अंदर आपका मुलेठी पाउडर डाला जाता है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो पित्त का शमन भी करती हैं, साथ ही ये सारी ही चीजें अस्थमा के पेशेंट पे बहुत अच्छा काम करती हैं। तो स्पेशली लाइन लगा के या न्यूज़पेपर में, हमारे राजस्थान में तो न्यूज़पेपर में भी आ जाता है एक दिन पहले कि भाई आज शरद पूर्णिमा है और कल जो है अस्थमा के लिए, अस्थमा वाले रोगियों को खीर भी खिलाई जाएगी। तो प्लेन खीर नहीं होती है, उसमें मेडिसिन डाल के ही दी जाती हैं। ठीक है, और शरद ऋतु को मंथ ऑफ डिजीज कहा गया है या मदर ऑफ डिजीज कहा गया है, क्योंकि पित्त से ही सारा सब कुछ कंट्रोल रहता है और यहाँ पे पित्त का ही प्रकोप हो जाता है, तो सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं वो शरद ऋतु में होती हैं। नेक्स्ट। खीर के बेनिफिट हमने देख ही लिए, अर्टिकेरिया है, बर्निंग सेंसेशन है या क्या है। अब एक चीज हम ऋतु संधि काल पढ़ेंगे, उससे पहले मैं एक चीज और बता देती हूँ कि पित्त बढ़ गया हमारी बॉडी में, जलीयांश भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पित्त की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हम उसे मेडिसिन के थ्रू तो कंट्रोल करते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि जब मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता है तो उसके लिए आयुर्वेद में 2 थेरेपीज कराई जाती हैं। या तो पेशेंट को विरेचन कराया जाता है या रक्त मोक्षण कराया जाता है। दोनों ही जो, वैसे विरेचन और रक्त मोक्षण है, ये पित्त के शमन के लिए जो हमारा पंचकर्म होता है ना, उसमें सबसे अच्छी चीजें होती हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखिए प्लीज, वर्ड्स पे थोड़ा सा फोकस कीजिए कि स्किन डिजीज वाले जो आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, जो कि कह रहे हैं कि सालों से हम ठीक नहीं हो रहे हैं, है ना, गारंटी लेके आप नहीं कीजिए, लेकिन अपनी कोशिश कीजिए कि आपको उसको किस तरीके से आपको ठीक करना है। तो आपको क्या कराना है कि जब शरद ऋतु होती है ना, आपने देख लिया मिड अगस्त से मिड अक्टूबर तक का टाइम है, उस वक्त आपको जितने भी सोराइसिस के हैं या फिर वाइट पैचेस वाले जो पेशेंट होते हैं, इस तरह के स्किन वाले जितने पेशेंट होते हैं ना, उनको आपको 2 दिन कोई मेडिसिन नहीं देनी है, सिर्फ रात को 4-4 टैबलेट फ्रेशो की देनी है। ध्यान रखिए, 4 टैबलेट फ्रेशो की देनी है। पेशेंट को बोलना है, समझाना है कि अगले दिन तुम्हें लूज मोशन लग जाएंगे। जिस पेशेंट को 4 टैबलेट से भी लूज मोशन नहीं हो, उसको नेक्स्ट डे 6 टैबलेट दे दो, है ना, रात को देनी है, दिन में नहीं देनी है, वरना तो वो रात को मोशंस होते रहेंगे उसको। उसका कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि बॉडी में से एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को हम निकाल देंगे थ्रू दस्त के थ्रू, वो जो पित्त भरा हुआ है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक मेथड तो ये हो जाता है। दूसरा मेथड होता है रक्त मोक्षण। आप लोगों ने जलोका लीच थेरेपी अगर पढ़ी हो, तो आयुर्वेद में लीच थेरेपी होती है, उसके थ्रू भी रक्त मोक्षण किया जाता है। एक दूसरी चीज होती है, लोगों में टेंडेंसी होती है ना, ह्यूमिनिटी को लेके रहता है कि भाई मेरे को लाइफ में ब्लड डोनेशन लोग करते हैं कि भाई साल में मेरे को एक बार तो ब्लड डोनेशन करना ही चाहिए, वो हमारे लिए भी ठीक रहता है। तो आप इस चीज को याद रखिए कि अगर आपका मन रहता है या आपका कोई नजदीक में रहता है जो ये कहता है भाई इनको ब्लड डोनेशन करना होता है, तो ब्लड डोनेशन आपको शरद ऋतु में करना चाहिए। ये आपका नेचुरल वे में रक्त मोक्षण हो जाता है ना, आपकी बॉडी से रक्त भी निकल रहा है, एक्स्ट्रा पित्त भी निकल गया। वो सामने वाले पेशेंट को तो वो एज अ ब्लड का काम करेगा, लेकिन आपके ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो गया। तो कब कराना है?
कब करना होता है ब्लड डोनेशन? याद रखना है, शरद ऋतु में हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी सीजन में हम कर देते हैं, लेकिन हमारी बॉडी को क्या बेनिफिट हुआ? हम दूसरों की हेल्प तो कर ही रहे हैं ब्लड डोनेट करके कि उसका हेल्प हो गया, लेकिन जब शरद ऋतु में करेंगे ना तो दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, हमारा ब्लड भी प्योर हो जाएगा और पेशेंट का तो भला होना ही होता है, ठीक है। अब एक चीज और आती है ऋतु संधि काल। अब क्या हुआ, हम क्या बात कर रहे हैं कि मिड अगस्त से शरद ऋतु चालू हो गई और मिड अगस्त के पहले वर्षा ऋतु चल रही थी, तो अचानक एक ही दिन पहले आपका कुछ और था और एक दिन बाद में आपका कुछ और हो गया, तो आप इतनी जल्दी हमारी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि आप एक दिन पहले कुछ खा रहे थे और आपने सडन वो चीजें छोड़ दी और अब आपने ऋतु के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। आपने सुना होगा कि लोग क्या कहते हैं, जैसे ही सीजन चेंज होता है मैं बीमार हो जाता हूँ, मैं बीमार हो जाती हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी उस सीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है ना। इसीलिए आयुर्वेद में एक टर्म दी गई है ऋतु संधि काल। जब दो ऋतुएं आपस में मिलती हैं उसे कहते हैं ऋतु संधि, ठीक है। पुरानी वाली ऋतु के लास्ट वाले 7 दिन और नई वाली ऋतु के स्टार्टिंग के जो 7 दिन होते हैं इसे ऋतु संधि काल कहा जाता है। 14 दिन का ऋतु संधि काल होता है और इस टाइम पे हमें स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। इस काल को आयुर्वेद में पता है क्या कहा गया है? यम दंष्ट्रा काल। यम मतलब हम सबको पता है यमराज, और दंष्ट्रा मतलब दाढ़, और काल मतलब ये मौसम ऐसा होता है कि यमराज अपने दांतों में दबा के ले जाते हैं, तो हमें इस मौसम में स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। ऋतु संधि काल में, शरद ऋतु की बात नहीं कर रही हूँ, शरद ऋतु हमारी खत्म हो चुकी है। शरद ऋतु पे मैं इन जनरल आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि ऋतु संधि काल को यम दंष्ट्रा काल भी कहा जाता है। तो आपको जब सीजन चेंज होता है तब आपको ध्यान रखना चाहिए पुराना वाला जो सीजन जा रहा है उसकी हैबिट्स को धीरे धीरे 7 दिन पहले से छोड़ना शुरू कीजिए और नए वाले सीजन की चीजों को धीरे धीरे करके एक्सेप्ट करना शुरू करना चाहिए। दैट इज ऋतु संधि काल। नेक्स्ट, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक शरद ऋतु ही था, तो हम देखेंगे कि शरद ऋतु की 2 संधि काल हो जाएंगे। एक कब होगा? जब वो वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आई। दूसरा कब होगा? जब शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आ जाएगी। तो हम दोनों में ही देखेंगे कि हमको क्या चीजें करना चाहिए। तो वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के संधि काल में हमें हैवी फूड नहीं खाने हैं, दही है, फैट है, ऑयल है, बहुत शराब है, स्ट्रॉन्ग लिकर्स है, उनको अवॉइड करना चाहिए। सीधी हवा नहीं लगने देनी चाहिए, ठीक है। और ठंडी चीजें और सूखी ड्राई चीजें हैं वो धीरे धीरे करके हमें छोड़नी चाहिए। दिन में जैसे ग्रीष्म ऋतु में बताया गया है कि दिन में सोना चाहिए, वर्षा ऋतु में भी दिन में थोड़ी देर सोने का विधान बताया गया है, शरद ऋतु में उसको मना कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इस 15 दिन में आपको दिन में सोना धीरे धीरे करके अवॉइड करना चाहिए। हल्का खाना खाओ, स्वीट और बिटर फूड्स जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए, है ना। क्योंकि बिटर आपने अगर एकदम स्टार्ट कर दिया तो क्या होगा कि वो जो लास्ट वाला है ना, वर्षा ऋतु में क्या किस चीज का प्रकोप रहता है? वात का। और उसको अगर बिटर फ्रूट मिल गया एक साथ तो लास्ट के 7 दिन में आपकी हलचल मचा जाएगी, क्योंकि उसको अपनी फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, है ना। तो आपको जो बिटर फूड है जो कि आपको पित्त शमन करने के लिए चाहिए उसको धीरे 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 करके इंक्रीज कीजिए, ठीक है। मधुर रस का सेवन तो हम वर्षा ऋतु में भी कर रहे थे क्योंकि वो वात का शमन भी करता है, यहाँ पित्त का शमन भी करता है। तो मधुर रस तो आपका जिस क्वांटिटी में चल रहा है वो चल रहा है, बिटर का आप धीरे धीरे यूज कीजिए। नेक्स्ट, आप ये सारा लिखा हुआ है कि बिटर है, एस्ट्रोजन फूड है, उसको स्टार्टिंग में अवॉइड करना है, बाद में धीरे धीरे करके बढ़ाते जाना है, ठीक है। मेडिकेटेड जो घी है और रिजुविनेटिंग जो हर्ब्स हैं जिसमें मेनली पुनर्नवा होती है उनका यूज करना शुरू कर देना चाहिए। इजी डाइजेस्टेबल फूड है, राइस है, व्हीट है, मूंग है, शहद है, ग्रेप्स हैं, इन चीजों का आपको सेवन करना चाहिए। सेम शरद और हेमंत ऋतु काल संधि काल आ जाएगा। तो अब क्योंकि शरद ऋतु में तो क्या हो रहा था, गर्मी थी, हमने बोला हुआ था कि खसका शरबत आप पी सकते हैं क्योंकि वो मधुर रस था, पित्त शामक था। लेकिन अब क्योंकि इसके बाद हेमंत ऋतु शुरू हो जाएगी तो आपको ठंडी चीजों को अवॉइड करना है। बाहर ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, लोग क्या कहते हैं गुलाबी सर्दी में ही बीमार होते हैं, आती सर्दी जाती सर्दी ये बीमार करती है, तेज सर्दी पड़ती है तब तो हमको कुछ नहीं होता। रीजन यही है ऋतु संधि काल चल रहा है, ठीक है। तो आपको लाइट ड्राई
है ना, और कोल्ड फूड आइटम्स जो हैं वो धीरे धीरे करके आपको खत्म कर देने चाहिए। और क्योंकि हेमंत ऋतु में हमारी जाठराग्नि सबसे तेज हो जाती है, तो हमें खाना प्रॉपर खाना चाहिए। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, खाना कम कर रहे थे, पानी कम पी रहे थे, लेकिन क्योंकि अब ऋतु संधि काल हो चुका है तो अब आपको खाना अवॉइड नहीं करना है। आप अच्छे से खाना स्टार्ट कीजिए, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में, ठीक है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, और साथ में आपको गुड़ है, शायद हम पहले से खा रहे थे, गुड़ जो है वो और ज्यादा हमको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, मेरे लैपटॉप की बैटरी लो हो रही है। साथ में हमें स्निग्ध जो है फूड है, ऑयली है, उनका यूज करना चाहिए। गुड़ से बनी हुई चीजें हैं, तिल वाली जो हम चीजें हैं, है ना, तिल है, मूंगफली है, गुड़ है, इन सारी चीजों से, चिक्की है, गजक है, इन सारी चीजों को हमको यूज करना धीरे धीरे करके शुरू कर देना चाहिए। बेसन, दूध, दूध से बनी चीजों का हमको यूज बढ़ाते जाना चाहिए। ग्रेजुअली बढ़ाना है, एक दिन में नहीं बढ़ाना है। नेक्स्ट, क्योंकि सर्दी का जो हेमंत ऋतु होती है उसके अंदर कफ का जमा होना शुरू हो चुका होता है ना। जैसे वर्षा ऋतु में पित्त का संचय होना शुरू हुआ था ना, इकट्ठा होना शुरू हुआ था, ऐसे ही हेमंत ऋतु जो आती है उसमें कफ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपको जो दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उसमें जिंजर डाल के लेनी है, हल्दी डाल के लेनी है, जिससे कि कफ जो जमा हो रहा है ना वो स्टार्टिंग से ही कम होता चला जाए। ऐसा नहीं कि वो एक बार कफ बढ़ गया फिर हम उसे कम कर रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में ही कम कर दीजिए। शतावरी है, केसर है, हल्दी है, ठीक है, इस तरीके की चीजें आप यूज कीजिए। रूट वेजिटेबल्स हैं, गाजर मूली बहुत आना शुरू हो जाती हैं, उनको यूज कीजिए। और साथ में गरम तेल है, उनसे आप शरीर की मसाज करना स्टार्ट कर दीजिए। गरम कपड़े जो हैं वो धीरे धीरे करके पहनना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड होप सो आप लोगों को सेशन में समझ में आया हो।